मैंने बैंक के गलती से ट्रांसफर हुए पूरे $80 मिलियन का एक पैसा उड़ा दिया और एक अबैंडन डेवलपमेंट खरीद ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि बैंक ने मेरा $8,000 का लोन एप्लीकेशन 365 बार रिजेक्ट किया था। फिर एक दिन मेरा फोन ट्रांसफर नोटिफिकेशन से चमक उठता है, सीधा मेरे अकाउंट में $80 मिलियन आ गिरते हैं। सेंडर था गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स। जिसे भी इतने बड़े पैसे के बारे में थोड़ा भी पता हो उसे एक बात पता होती है, इसे टच मत करो, टच किया तो सीधा जेल। यही सोच मेरे दिमाग में चल रही थी, तभी अचानक कुछ क्लिक हुआ। मेरे अंदर का डेट इवेजन सिस्टम एक्टिवेट हो गया। हर $10,000 जो मुझे पर मंथ देना होता है उसके बदले 1 पॉइंट मिलता है और इस सिस्टम में सबसे सस्ती चीज भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। मेरा दिल तेज धड़कने लगता है। $8,000 पर मंथ मतलब 96,000 एक साल का। अगर कुछ साल जेल में निकल गए तो लाखों पॉइंट्स मिल जाएंगे। बस मुझे इस पैसे को होल्ड करके रखना है, फिर ये एक गोल्डन गूस बन जाएगा। और अगर सच में जेल भी जाना पड़ा तो रिडीम्ड टेक यूज करके सेंटेंस कम करा लूंगा, जल्दी बाहर आऊंगा और लेजेंड बन के निकलूंगा। कुछ साल अंदर और बाहर आते ही फुल मैक्स्ड आउट। एक टेक एम्पायर मेरा वेट कर रहा है। तो मैं सोचना शुरू करता हूँ, इस पैसे को कैसे बचाऊं, 80 मिलियन को जल्दी कैसे उड़ाऊं। वायर ट्रांसफर बहुत ट्रेसेबल है, नॉर्मल खर्चा बहुत स्लो है, दोनों वापस लिए जा सकते हैं। कार या हाउस खरीदने में बहुत टाइम लगता है और रिकवर भी हो सकता है। तभी मेरे दिमाग में आता है अबैंडन डेवलपमेंट्स। उन डेवलपर्स का हाल पहले ही खराब होता है, वो ऑलरेडी डेट में डूबे हुए होते हैं, बस गिरने ही वाले होते हैं। जैसे ही ये पैसा उनके हाथ में लैंड करेगा 5 मिनट के अंदर गायब हो जाएगा। उनके क्रेडिटर्स लाइन लगा के खड़े रहते हैं। बैंक अगर ऐसे डेवलपर के थ्रू पैसा रिकवर करने निकले तो कुछ नहीं होने वाला। और असली गेम यहाँ है, अगर डेवलपर अपना डेट क्लियर कर दे तो क्या वो नए लोन्स लेकर बिल्डिंग कंप्लीट करेगा? अगर हाँ तो प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा, प्रॉफिट देगा। और अगर डेवलपर भाग भी गया तो भी मेरे पॉइंट्स तो बन ही चुके होंगे। एक बार पॉइंट्स मेरे हो गए तो मैं कुछ लूज नहीं कर रहा। वर्स्ट केस जेल या बाद में रीपे कर दूंगा। ये 21st सेंचुरी है, बस 9 दिन तक मैटर को लटका दो और पॉइंट्स मेरे। मैं नियर बाय स्टॉल डेवलपमेंट्स की लिस्ट खोलता हूँ, फोन उठाता हूँ और सेल्स ऑफिस में कॉल करता हूँ। हेलो, एक ब्राइट और क्रिस्प फीमेल वॉइस आंसर करती है। मुझे एक यूनिट खरीदना है। आई एम सॉरी सर, आपने क्या बोला? उसकी आवाज शॉक लग रही थी। मुझे लगता है आपके बॉस अभी भी बाउंस बैक कर सकते हैं। मैं एक्चुअली मल्टीपल यूनिट्स लेना चाहता हूँ। वैसे भी अभी प्राइसेस काफी लो होंगे ना? अपने बॉस से चेक करिए। यस सर, 1 मोमेंट सर, प्लीज होल्ड। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। कोई सोच रहा है कि हमारी वैल्यू बढ़ेगी क्या? ये मजाक कर रहा है? यहाँ सिर्फ बॉडी काउंट बढ़ रहा है। रे प्रॉपर्टी ग्रुप का बॉस राय पूरा कंफ्यूज लग रहा था। सच में वो मल्टीपल यूनिट्स लेना चाहता है और करंट प्राइसेस पूछ रहा है। नंबर 2 मुझे। मैंने बहुत बेवकूफ देखे हैं, लेकिन कोई खुद से डूबती शिप में चल रहा हो, ये बंदा तो गिरती तलवार पर कूद रहा है। रे सस्पिशियस था लेकिन क्यूरियस भी। कुछ ही देर बाद एक अननोन नंबर कॉल करता है। हेलो, तुम ही हो जो यूनिट खरीदना चाहते हो? रे की आवाज सस्पेशन से भरी हुई थी। हाँ मैं ही हूँ। मुझे सेलेस्टिया हाइट्स के करंट प्राइसेस जानने हैं। पक्का तुम कोई स्कैम या सेटिंग करने नहीं आए हो? ठीक है, सीधी बात करता हूँ। बैंक का $300 मिलियन का लोन ड्यू होने वाला है। मैं जितना बोरो कर सकता था सब कर चुका हूँ। मेरे पास कवर करने के लिए इनफ पैसा नहीं है। मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बेचने की बात स्टार्ट कर दी है। अगर तुम करंट बायर हो तो कंस्ट्रक्शन रुकने की टेंशन मत लो। ये हाई कॉर्पोरेशन सेलेस्टिया हाइट्स अक्वायर करने वाली है, लेकिन शायद तुम्हें न्यू कंपनी को एक्स्ट्रा फी देनी पड़े। बिल्डिंग फिर भी कंप्लीट होगी। यूं हाई, मेरा आईब्रो ऊपर उठता है। मैंने सुना था यूं हाई के अंदर ची फैमिली फैक्शन काफी टाइम से रियल एस्टेट में घुसना चाहता था। लगता है बात सच थी और वो लोग क्लीन गेम भी नहीं खेल रहे। मेरे चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। यही एग्जैक्ट चीज थी जिससे रे डर रहा था। डर वर्ड भी कम है। उन्होंने मेरे पैर के नीचे ही ट्रैप बिछा दिया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? रे धीरे से गाली देता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। देखो, तुम मेरे तक पहुंच भी गए हो तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एक बात बता देता हूँ, मैं रे हमेशा ईमानदारी से बिजनेस करता आया हूँ। मेरे हर प्रोजेक्ट के रिव्यूज अच्छे हैं, जाके किसी से भी पूछ लो। इस सिचुएशन में मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कोई मेरे सर पे गन भी रख दे तो भी मैं अभी बिल्डिंग फिनिश करने के लिए पैसा नहीं निकाल सकता। तुम बायर हो ना, थोड़ा टाइम दो। मुझे हर बायर याद रहता है। 2 साल। यूहाई को जो भी एक्स्ट्रा पैसा तुम्हें देना पड़ेगा मैं पर्सनली वापस दूंगा। अच्छा बंदा लगता है। मैंने चुपचाप सोचा, मेरे पास एक्चुअली एक अमाउंट पड़ा है, मैं सीरियसली बाय करना चाहता हूँ। शायद ये पैसा तुम्हारी हेल्प कर सके। 10 यूनिट्स खरीदने से मेरा क्या फायदा होगा? मैं तुमसे सच बोलता हूँ, ये सिर्फ पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। रे थकी हुई हंसी हंसता है। मेरे पास 80 मिलियन है। मैंने कामली बोला। क्या? रे बिल्कुल चुप हो गया। 80 मिलियन? तुम सीरियस हो? अगर तुम्हारे पास सच में 80 मिलियन है तो मैं तुम्हें पूरा बिल्डिंग ब्लॉक बेच दूंगा। 11 फ्लोर्स, 2 विंग्स, 44 यूनिट्स, पार्किंग स्पेसेस और स्टोरेज रूम्स सब इंक्लूडेड। लेकिन पहले ही बोल देता हूँ, ये सिर्फ पैसे का डील नहीं है, इसका मतलब एनिमीज बनाना भी है। ये तो ऑलमोस्ट क्लियरेंस प्राइस जैसा है। मैं गहरी सांस लेता हूँ। लोकेशन थोड़ी साइड में है लेकिन पोटेंशियल काफी है। दूसरे लोग पर यूनिट 2,60,000 दे रहे थे। ये डील 1,82,000 से भी कम में पड़ रही है। ऊपर से पार्किंग और स्टोरेज फ्री जैसा, सीधा 40% डिस्काउंट। और एनिमीज वाली बात, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। 2 सवाल हैं। मैं खड़ा होता हूँ और रूम में चलने लगता हूँ। योंगशिंग बैंक, क्या तुम्हारा कोई कॉन्टैक्ट है जो अभी के अभी लार्ज ट्रांसफर ऑथराइज कर सके? रे सर हिलाता है। वो लोन हेड ऑफिस से आया था। वो लोग बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। रात के 12 बजे भी मेरा कॉल उठाते हैं। दूसरा सवाल, अगर ये पैसा बाद में क्लॉ बैक करने आए तो क्या तुम इसे प्रोटेक्ट कर पाओगे? रे काफी देर तक चुप रहता है। भाई, ये डर्टी मनी है क्या? क्या तुम्हें सच में फर्क पड़ता है कि पैसा डर्टी है या नहीं? मैंने तुरंत पलट कर बोला। रे कुछ सेकंड रुकता है, फिर कहता है 80 मिलियन? ठीक है, मैं हैंडल कर लूंगा। डील कब करनी है? अभी के अभी। हर मिनट जो तुम वेट करोगे वो रिस्क बढ़ाता जाएगा। मैं रे को एड्रेस देता हूँ और कॉल कट कर देता हूँ। 15 मिनट बाद दरवाजे पर नॉक होती। मैं डोर खोलता हूँ। सामने एक हैवी बॉडी वाला आदमी खड़ा था और उसके पीछे बॉडीगार्ड्स जो क्लियरली स्कैम होने से डर रहे थे। स्मार्ट मूव। मैं सीधा वैटर पर आता हूँ और रे को बैंक कार्ड पकड़ा देता हूँ। अब तुम्हारी बारी है रे। रे देखने में कुछ खास नहीं लगता, सिलवटे पड़ी कपड़े, बाल भी ढंग से नहीं धोए हुए। मुझ पर छोड़ दो। वो बैठता है, कार्ड का बैलेंस वेरीफाई करता है, फिर फोन निकालता है। विक्टर, हे ऑब्वियसली मैं खुश हूँ। सुनो, पैसा मिल गया, अभी पेमेंट कर रहा हूँ, आधे घंटे
घंटे में हो जाएगा। बस एक छोटा फेवर चाहिए, मेरा एक दोस्त मुझे ट्रांसफर भेज रहा है, अमाउंट काफी बड़ा है, क्या तुम लार्ज ट्रांसफर लिमिट ऑथराइज कर सकते हो? थैंक यू नेक्स्ट टाइम ड्रिंक्स मेरी तरफ से। वो कॉल कट करता है, मुझे सिर हिलाकर सिग्नल देता है, फिर दूसरा नंबर डायल करता है। चैंग, जो पैसा मेरी कंपनी को देना है ना, अभी भेज रहा हूँ, लेकिन मुझे वो वापस लोन के फॉर्म में चाहिए। टेंशन मत लो, मुझे निकलने का रास्ता मिल गया है, हम बच जाएंगे, कंपनी बच जाएगी, रिलैक्स, बस फंड्स को तुम्हारे अकाउंट से पास करवाना है, रीपेमेंट अंदर, लोन बाहर। विक्टर, ये फेवर कर दो, फिक्र मत करो, बस पेपर पर मनी मूव हो रहा है। गुड, जल्दी मिलते हैं। एक के बाद एक कॉल्स चलती रहती हैं, तभी मेरा फोन वाइब्रेट करता है, मैसेज आता है, योर टेम्पररी लार्ज ट्रांसफर ऑथराइजेशन इज नाउ एक्टिव, प्लीज कंप्लीट योर पर्सनल लार्ज ट्रांसफर विद इन 2 hours। दिस फीचर इज अवेलेबल अंडर द ट्रांसफर सेक्शन, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस, विशिंग यू ग्रेट सक्सेस इन बिजनेस। फोन दो। रे हाथ बढ़ाता है और मेरा फोन ले लेता है, बैंकिंग ऐप खोलता है और अपना अकाउंट एंटर करता है। कुछ सेकंड्स बाद उसके फोन में ट्रांसफर कंफर्मेशन आ जाता है, वो मेरा फोन वापस देता है और अपना उठाता है, फिर वो पैसे को लाइटनिंग स्पीड में मूव करना स्टार्ट करता है। अलग अलग अमाउंट्स, अलग अकाउंट्स में, कुछ ट्रांसफर्स लाखों में, कुछ करोड़ के ऊपर, 2 अकाउंट्स में तो 20 मिलियन से भी ज्यादा जाता है। कुछ मिनट बाद पूरा रूम नोटिफिकेशन साउंड से भर जाता है। रे फोन उठाता है, सारे ट्रांसफर्स लून लेबल के साथ वापस आ रहे थे। वो फंड्स को अपनी कंपनी अकाउंट्स में शिफ्ट करता है, फिर उन्हीं अकाउंट से बैंक का लोन क्लियर कर देता है। सब खत्म होने के बाद वो कॉन्टैक्ट्स में स्क्रॉल करता है और कॉल लगाता है, विक्टर हो गया? तो लोन क्लियर हो गया ना? हाँ, आज ऊपर वाले की कृपा हो गई। और जो नया लोन है उसके बारे में? हाँ परफेक्ट, 2 दिन दो, मिलकर प्रॉपर्ली बात करते हैं। दोनों 1 मिनट और बात करते हैं, फिर वो कॉल कट कर देता है। रे गहरी सांस छोड़ता है, चेहरे पर स्माइल थी लेकिन माथा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। बहुत प्रेशर था यार, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा, कभी भी कुछ चाहिए हो सीधा बोल देना। वो माथा पोंछता है और बॉडीगार्ड को सिग्नल करता है। बॉडीगार्ड एक डॉक्यूमेंट बैग देता है। रे उसमें से मोटा सा कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टैक निकालता है, देख लो, सब ठीक लगे तो साइन कर देना, सेलेस्टिया हाइट्स का बेस्ट यूनिट तुम्हारा होगा। मैंने इसे जानबूझकर मार्केट में नहीं डाला था, मैं प्राइसेस बढ़ने का वेट कर रहा था, अब ये सब तुम्हारा है, थैंक यू गिफ्ट समझ लो। मैं कॉन्ट्रैक्ट को ढंग से पढ़ता भी नहीं, मुझे वैसे भी नहीं पता होता कि क्या देखना है, मेरे लिए सिर्फ पॉइंट्स मैटर करते हैं। और अगर कॉन्ट्रैक्ट फेक हुआ तो बैंक भी रे को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद मेरा सिर्फ एक काम है, जो भी बैंक क्लॉबैक करने की कोशिश करे उसे हैंडल करना, मैं साइन कर देता हूँ। हम थंब प्रिंट्स लगाते हैं, स्टैंप लगता है, एक कॉपी उसके पास, एक मेरे पास, डील खत्म। वैसे तुम्हारा वो पैसा? रे की क्यूरियोसिटी अब कंट्रोल से बाहर जा रही थी। पूछूं? हाँ क्यों नहीं, मैं बिल्कुल काम रहकर बोलता हूँ, क्या वो सच में बैंक का पैसा था? रे को क्लियरली यकीन नहीं हो रहा था। मैं मैसेज खोलता हूँ और उसे दिखा देता हूँ। रे का मुंह खुला का खुला रह जाता है, धीरे से थम्स अप देता है। भाई तू पागल है, सच में बिल्कुल पागल, ये सीधा जेल वाला काम है। अब समझ आया तुझे एनिमीज से डर क्यों नहीं लगता? जेल जरूरी नहीं, मैं हल्की सी स्माइल के साथ बोलता हूँ। एक बार पैसा स्पेंड हो गया तो वो अर्न हो चुका है, बैंक इसे थेफ्ट नहीं बोल सकता। मेरा पैसा तो गायब हो गया, अब बैंक तुम्हारे पैसों के पीछे आएगा। रे को सब कनेक्ट हो जाता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, स्पेशली क्योंकि लार्ज ट्रांसफर लिमिट एक्टिवेट करने वाला भी वही था। ओह नो, ये बहुत बुरा हुआ। उसने सोचा था ये शायद गवर्नमेंट फंड्स का एम्बेजलमेंट है या ऑफशोर मनी जिसे लॉसूट्स में उलझाकर सालों तक रोका जा सकता है, लेकिन ये तो बैंक का खुद का पैसा था और लोकल बैंक का। अब तो धमाका होगा। रिग्रेट उसे इंस्टेंटली हिट करता है। हेड ऑफिस वाला विक्टर भी बचने वाला नहीं, सबकी बात लगने वाली है। बिल्डिंग फिनिश करने के नए लोन्स मिलने का चांस खत्म। ब्राइट साइड से देखो, मैं बोलता हूँ, तुम पानी में हो, विक्टर भी पानी में है, गवर्नमेंट फंड्स गायब हो चुके हैं, बैंक को वो पैसा डेस्परेटली वापस चाहिए, लेकिन पैसा है कहाँ? तुम्हारे पास नहीं है। तो बैंक के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, तुम्हें नया लोन देना ताकि तुम बिल्डिंग फिनिश कर सको। सिर्फ कंप्लीटेड बिल्डिंग ही पैसा जनरेट करेगी और जब करेगी सब जीतेंगे, सब बच जाएंगे। अबैंडन प्रोजेक्ट खत्म, तुम सर्वाइव कर जाओगे। और अगर वाई हाई कॉर्पोरेशन दोबारा तुम्हारे अगेंस्ट मूव करने की कोशिश करे तो उन्हें 2 बार सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे पीछे कौन खड़ा है, बैंक, सिटी गवर्नमेंट और वो सारे बायर्स जो महीनों से गुस्से में बैठे हैं। यही एक मूव है जो सबको स्टेबलाइज कर सकता है। जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी, जो यूनिट तुमने मुझे बेची है उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी। बैंक सिर्फ अपना पैसा रिकवर नहीं करेगा, वो मैसिव प्रॉफिट बनाएगा। फिर वो मना क्यों करेगा? और अगर वो हेजिटेट भी करे तो भी कोई ना कोई हमेशा 1 साल के पेशेंस के बदले 80 मिलियन लेना चाहेगा। शायद मुझे जेल भी ना जाना पड़े, सबको फ्यूचर मिल जाएगा। वापस ड्राइव के टाइम रे अपनी मर्सिडीज की बैक सीट में बैठा सब कुछ दिमाग में घुमा रहा था। जितना ज्यादा वो सोचता उतना ही ज्यादा अनईजी होता जा रहा था। अनबिलीवेबल, सच में अनबिलीवेबल। वो धीरे से बोलता है, ये लड़का सिर्फ बैंक की एक गलती की वजह से जलती हुई बिल्डिंग से सोना खींच लाया, कमाल है। क्या वो सच में इतना डेंजरस है? बॉडीगार्ड पूछता है। तुम जितना सोच रहे हो उससे भी ज्यादा, रे धीरे से जवाब देता है। आज जो बिजनेस हुआ है उसके बारे में किसी का कुछ नहीं पता चलना चाहिए, समझे? यस बॉस। इसी वक्त एक शांत सा थोड़ा पुराना ट्रेडिशनल कोर्टयार्ड हाउस में लिली का कॉन्फ्रेंस सिर्फ 60 सेकंड्स में पैनिक में बदल जाता है। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो? डिनर के बाद नहीं जा सकती? एक मिडिल एज्ड आदमी एप्रन पहने हुए 2 डिशेस लेकर आता है और प्यार से बोलता है, फिर उसे देखकर कहता है, रोज बोलती हूँ मैं बिजी रहता हूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करता, आज स्पेशली जल्दी घर आया, खाना बनाया और तुम ऐसे ट्रीट कर रही हो। लिली का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने गलत अकाउंट में ट्रांसफर भेज दिया, 80 मिलियन। ओवन का आईब्रो हल्का सा सिकुड़ता है, फिर वो कामली सर हिलाता है, बिना पैनिक हुए। इससे सीखो, नेक्स्ट टाइम ज्यादा केयरफुल रहना। पैसा हवा में गायब नहीं होता, ट्रैक करो और वापस लाओ। पैनिक करने की जरूरत नहीं, अगर वार्निंग मिले तो एक्सेप्ट करो, लेसन समझ लो। जॉब चली जाए तो दूसरी ढूंढ लेना, दुनिया खत्म नहीं होती। कभी जल्दी मत करो, जल्दी में कुछ सॉल्व नहीं होता। एक्शन लेने से पहले सोचो। हाँ पता है, रोज लेक्चर देते हो मुझे, मैं जा रही हूँ। लिली आंख घुमाती है, जल्दी से शूज पहनती है, कीज उठाती है और भाग जाती है। तभी मेरा फोन वाइब्रेट करने लगता है, अननोन नंबर। मैं स्पीकर ऑन करता हूँ। हेलो। दूसरी साइड से एक आवाज आती है, अर्जेंट, सॉफ्ट, ऑलमोस्ट एक डरे हुए लैम्प जैसी, काफी यंग लग रही थी। मैं ईथन हूँ, मैंने बोला। हेलो मिस्टर ईथन, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। 2 घंटे पहले मैंने गलती से रॉन्ग अकाउंट में ट्रांसफर
भेज दिया। अभी चेक किया और पैसा ऑलरेडी गायब है। क्या आप बता सकते हैं आपने उसका क्या किया? वो एंग्शियस थी लेकिन सरप्राइजिंगली पोलाइट और कंपोज्ड भी। मेरे अंदर हल्का सा गिल्ट हिट करता है, शायद इस लड़की की जॉब चली जाएगी। मैंने एक अबैंडन डेवलपमेंट में यूनिट्स खरीदे हैं। मैंने कामली बोला, सेलेस्टिया हाइट्स। डेवलपर के पास बिल्डिंग फिनिश करने के पैसे नहीं बचे थे तो मैंने पूरे ब्लॉक को बाय करने के लिए वो 80 मिलियन यूज कर दिए। अब उसके पास कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के फंड्स हैं। टेंशन मत लो, बिल्डिंग कंप्लीट होते ही मैं सब बेचकर बैंक का एक एक पैसा वापस कर दूंगा। लड़की कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है, उसकी आवाज ऑलमोस्ट रोने वाली लगती है। प्लीज मजाक मत करिए, आपने एक स्टॉल डेवलपमेंट खरीद लिया, अगर वो कभी फिनिश ही नहीं हुआ तो? अगर फिनिश नहीं हुआ तो क्या उसके लिए तुम लोग नहीं हो? मैं उसे छेड़ने से खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हारे बैंक ने ऑलरेडी 80 मिलियन डाल दिए, थोड़ा और डाल दो, बैग होल्डर बन जाओ। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तब भी प्रॉफिट ही होगा। हम बैंक है, प्रॉपर्टी डेवलपर नहीं। वो ऑलमोस्ट चिल्लाते हुए बोलती है। तभी बैकग्राउंड में आवाजें, लोगों की मूवमेंट और थोड़ा केओस सुनाई देता है। फोन किसी और के हाथ में चला जाता है। हेलो, मैं नॉम हूँ, योंग ब्रांच का डायरेक्टर। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि वो पैसा गलती से ट्रांसफर हुआ था, उसे रखना क्रिमिनल ऑफेंस है, तुम जेल जाओगे, तो आकर पकड़ लो मुझे। मैंने फ्लैट टोन में बोला। मुझे परफेक्टली पता था मैं किस चीज में घुस रहा हूँ। मैं वोंग लेन, कल्चर स्ट्रीट, बिल्डिंग 6, फ्लोर 6 वेस्ट यूनिट में हूँ। आराम से पुलिस बुला लो। तो तुमने डिसाइड कर लिया है कि डेड बीट बनना है? नॉम गुस्से में ऑलमोस्ट फट पड़ता है। इमोशनल मत हो, इमोशन से कुछ सॉल्व नहीं होता। आराम से सोचो, अगर समझ नहीं आ रहा तो पुलिस बुला लो। उसे समझ ही नहीं आ रहा था और एक्सप्लेन करना भी वर्थ इट नहीं था। मैं कॉल कट कर देता हूँ। अनबिलीवेबल, बिल्कुल अनबिलीवेबल। वापस योंगचैंग ब्रांच के कॉन्फ्रेंस रूम में एटमॉस्फेयर पूरा टेंस और कंफ्यूज था। लिली अपनी चेयर पर बैठी थी, शॉक में, टेंशन में डूबी हुई। डायरेक्टर, अब क्या करें? पुलिस बुलाएं? नहीं, रुको। नॉम चेयर पर पीछे झुकता है, माथा सिकोड़कर सोचता है। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक होता है। रिकॉर्ड्स निकालो। एक नॉर्मल आदमी इतना बड़ा पैसा अकेला मूव नहीं कर सकता, किसी ने उसकी हेल्प की है। क्या कोई इनसाइडर हो सकता है? और रे के अकाउंट्स भी चेक करो, पता लगाओ पैसा गया कहाँ। जो कनेक्शंस हैं सब यूज करो। इस मैटर को दबा नहीं सकते, लेकिन अगर हम हायर अप्स को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दें और फंड्स रिकवर कर लें तो वो लोग ज्यादा पुश नहीं करेंगे। अमाउंट बड़ा है लेकिन एंड में ये सिर्फ एक ट्रांसफर मिस्टेक ही है। रूम का मूड इंस्टेंटली बदल जाता है। इनसाइडर वर्ड सुनते ही सबकी नजरें लिली की तरफ घूम जाती हैं। लिली का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसने जेन्युइनली गलती की थी, सिर्फ एक सिंपल मिस्टेक, लेकिन अगर उस पे इनसाइडर का टैग लग गया तो वो सीधा अकम्प्लिश बन जाएगी। अब कोई उसका एक्सप्रेशन भी नोटिस नहीं कर रहा था। नॉम जोर से टेबल पर हाथ मारता है। चलो काम पर लगो, रिकॉर्ड्स जल्दी आ जाते हैं। नॉम डेटा को घूरता रहता है और उसका एक्सप्रेशन डिसबिलीफ में बदल जाता है। रूम में बाकी सबका भी सेम हाल था। पैसा अकाउंट में आने के 20 मिनट के अंदर पूरा मूव हो चुका था। वो डिसाइसिव डायरेक्टर रे, उसके अकाउंट ने पैसा रिसीव करने के 1 मिनट के अंदर ही 8 अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया। सारे कॉर्पोरेट अकाउंट्स। उनमें से 2 मेजर फर्म्स थे, एक प्रोविंशियल कैपिटल में और एक यहीं योंगचोंग में। हमने कॉल किया, उन्होंने बोला डेट रीपेमेंट था। डायरेक्टर, रे और उसकी कंपनी अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग उन 8 कंपनीज ने कुछ ही मिनट्स में पैसा वापस रे की कंपनी को भेज दिया, लोन लेबल के साथ। टोटल एग्जैक्टली 80 मिलियन। और सिचुएशन और भी बुरी है। डायरेक्टर, रे की कंपनी अकाउंट ने वो फंड्स रिसीव करने के 3 मिनट के अंदर पूरा अमाउंट हेड ऑफिस को वायर कर दिया, लोन रीपेमेंट के नाम पर। लोन डेप्यूटी विक्टर के नाम पर था। मिल गया डायरेक्टर। हेड ऑफिस के अकॉर्डिंग ऐप के अकाउंट पर लार्ज ट्रांसफर ऑथराइजेशन हेड ऑफिस के कलीग ने एक्टिवेट किया था, डेप्यूटी विक्टर की पर्सनल रिक्वेस्ट पर। रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। इनसाइडर विक्टर है? हर तरफ डिसबिलीव था। नॉम वहीं जमकर बैठ जाता है। इनसाइडर उससे भी ऊपर निकला। वो तुरंत फोन उठाता है और बाहर निकल जाता है। विक्टर उसका फॉर्मर मेंटर था, वही आदमी जो इसी ब्रांच से ऊपर तक गया था। अगर विक्टर डूबा तो नॉम भी साथ डूबेगा। विक्टर, तुम प्रॉब्लम में हो, बहुत सीरियस प्रॉब्लम। मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बहुत बुरा हो गया है। 80 मिलियन ट्रांसफर तुमने ऑथराइज किया था। ठीक है, मैं कॉल बैक करता हूँ। नॉम फोन कट करता है और चेयर में गिर जाता है। उसका दिमाग घूम रहा था। सिर्फ एक गलत ट्रांसफर और समहाउ आधा शहर उसमें फंस गया। पहले ऐसे केसेस खुद ही सेटल हो जाते थे। इसी वक्त योंगचोंग, जो डोंगजियांग प्रोविंस की कैपिटल थी, वहाँ हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों लोकेटेड थे। हेड ऑफिस में विक्टर अपने ऑफिस में गुस्से से फोन डायल करता है, जैसे अभी स्ट्रोक आ जाएगा। तुम आखिर कर क्या रहे हो? ऑफिशियल चैनल्स में डर्टी मनी घुसवाना चाहते हो? पागल हो गए हो क्या? रे की आवाज दूसरी साइड से हमेशा की तरह स्मूथ आती है। पागल मैं हूँ विक्टर, मेरे पास और ऑप्शन ही क्या था? तुम्हें लगता है मैं मजे के लिए कर रहा हूँ? विक्टर चुप हो जाता है। हेडेक, सच वाला हेडेक। विक्टर अब एक ऐसे आदमी से डील कर रहा था जिसके पास लूज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। इस सब का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारा लोन रिजेक्ट करने वाला और रीपेमेंट के लिए प्रेशर डालने वाला डेप्यूटी जो था, मैं नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता किसने क्या किया। अब हम सब एक ही गड्ढे में गिर चुके हैं, या तो साथ बचेंगे या साथ डूबेंगे। साथ बचेंगे? तुम सीरियस हो? विक्टर ऑलमोस्ट फट पड़ता है। सिर्फ ये एक चीज पब्लिक हो गई ना, मेरा करियर खत्म। समझ रहे हो? नहीं, अभी भी एक वे आउट है। रे फिर से पूरा प्लान स्टेप बाय स्टेप समझाता है। तो अब समझ आया? तुम ऑलरेडी पानी में हो, अब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। और एक और एंगल से सोचो, बिल्डिंग कंप्लीट होते ही उसकी वैल्यू 150 मिलियन हो जाएगी। अगर बैंक के हाथ में रखो तो तुम हीरो बनोगे, अगर प्राइवेट हैंड्स में गया तो 1 साल में 70 मिलियन का प्रॉफिट। चॉइस तुम्हारी, बस ट्रांजिशन स्मूथली हो जाना चाहिए। मैं सेफ, तुम सेफ, योंगचिंग ब्रांच सेफ, सब क्लीन बच जाएंगे, सबको फ्यूचर मिलेगा। पूरा बिल्डिंग सिर्फ 80 मिलियन में बेचना। रे खुश नहीं था लेकिन मजबूर था। यूनहाई कॉर्पोरेशन का नाम ही इतना हैवी था कि कोई उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। सिर्फ जिंदा बच जाना भी विक्ट्री जैसा था। अगर ये अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट नहीं आता तो रे का एंड ऑलरेडी फिक्स था। विक्टर चुप हो जाता है। अगर ये सब पहले होता तो वो कभी इन्वॉल्व नहीं होता। प्रॉफिट टेम्पटिंग था, लेकिन यूनहाई कॉर्पोरेशन को क्रॉस करना मतलब योंगचोंग की इकोनॉमी के एक पिलर को चैलेंज करना। अब उसके पास सिर्फ एक ही मूव था, शोर मचाओ और बिगर प्लेयर्स को खींच लाओ। खुद को बचाने के लिए उसे और लोगों को भी गेम में लाना पड़ेगा, चाहे जो कॉस्ट हो। क्या वो लड़का कॉन्ट्रैक्ट दे देगा? उसमें 70 मिलियन का प्रॉफिट है।
सब कुछ तुम अकेला नहीं रख सकते। ये सुनते ही रे समझ जाता है। विक्टर मान गया। देखो अब कोई जेल नहीं जा रहा, तुम्हारे पुश के बिना ये प्रॉफिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेगोशिएशन की जगह है, छोटा कट ले लो या उस लड़के से पूछो उसे क्या चाहिए, सब डिस्कस हो सकता है, स्पेशली क्योंकि यूनहाई भी इन्वॉल्व है। विक्टर का चेहरा फिर से सीरियस हो जाता है। तुम्हें पता है ना इस प्रोविंस में यूनहाई कॉर्पोरेशन की पोजीशन क्या है? उन्होंने बस हल्का सा प्रेशर डाला और तुम ऑलमोस्ट डूब गए। मैं इतना प्रेशर नहीं झेल सकता, मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए कि दूसरे लोगों को भी अपने साथ खींच सकूं। तो फिर या तो इसको संभालो या इसके साथ डूब जाओ, क्योंकि दूसरा ऑप्शन सिर्फ डेथ है। रे कामली बोलता है, यही एक शॉट है, मेरे लिए स्टेज ऑलरेडी सेट हो चुका है। अगर अब मूव नहीं किया तो कोई छोटा लड़का मुझ पर हंसेगा। सॉरी विक्टर, डैम इट, मैं ऑल इन हूं। विक्टर जोर से टेबल पर हाथ मारता है। मेरे लेवल पर क्या वो लोग मुझे डायरेक्टली निकाल देंगे? मेरे ऊपर भी लोग हैं, हमेशा कोई ना कोई होता है जो प्रेशर होल्ड कर सकता है। जो लोन तुमने अप्लाई किया था अप्रूव होने वाला है, ये सब खत्म होते ही पैसा तुम्हारे अकाउंट में होगा, बाकी सब तुम देखना, टेंशन मत लो। रे हंसता है, इजी गेम। योंगचोंग में मेरे भी कुछ कनेक्शंस हैं। यूनहाई ने सालों में जो कॉन्टैक्ट्स बिल्ड किए, आज सबको जला दूंगा। क्रॉसिंग इंडस्ट्रीज, पहाड़ क्रॉस करने जैसा नाम, और बॉटल्ड वाटर बेचने वाली कंपनी सीधा रियल एस्टेट में घुस रही है। इन्हें इंडस्ट्री के बारे में एक्चुअल में पता ही क्या है। बस अब बंद करो। विक्टर इरिटेट हो चुका था। वो कॉल कट करता है, गहरी सांस लेता है, फिर दोबारा फोन उठाकर एक और नंबर डायल करता है। वापस योंग ब्रांच में नॉम कॉल कट करता है और गहरी सांस छोड़ता है। वो पूरे रूम को देखता है, हर चेहरा उसकी तरफ लगा हुआ था, आंसर्स के लिए डेस्परेट। नॉम हल्का सा स्माइल करता है, सब सॉर्ट हो गया, कल सुबह कोई यहाँ आएगा, मैं भी उनके साथ रहूंगा, ब्रांच को कुछ नहीं होगा, सब घर जाओ और रेस्ट करो। रूम में इंस्टेंटली रिलीफ आ जाता है। लोग अपना सामान उठाते हैं और बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन लिली वहीं रुक जाती है, उसकी नजरें नॉम पर टिकी हुई। नॉम कुछ सेकंड सोचता है, लिली घर जाओ और आज की बात याद रखना, अगर ये मैटर सेटल हो गया तो तुम सेफ हो, अगर नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड। लिली बार बार सर हिलाती है, अंदर ही अंदर रिलीफ, ना अकम्प्लिश्ड ना इनसाइडर, बस यही इंपॉर्टेंट था। रात में देर से लिली अपनी स्कूटर पर घर पहुंचती है। वो शूज भी प्रॉपर्ली नहीं उतारती कि लाइट ऑन होती है, और वो देखती है ओवन अभी भी सोफा पर फोन लेकर बैठा है। डैड, लिली की आंखें भर आती हैं, उसे वार्मथ भी फील होती है और थोड़ा दर्द भी। वो उसके पास बैठ जाती है। ओवन हमेशा की तरह बिल्कुल काम था, सब सॉर्ट हो गया, शायद अभी नहीं, लिली धीरे से बोलती है। फिर वो उसे स्टार्ट से एंड तक सब डिटेल में बताती है। ओवन क्वाइटली सुनता है, थोड़ा रुकता है, फिर अचानक हंस पड़ता है। हाँ, इंटरेस्टिंग। यूनहाई के अंदर जो चीफ फैमिली फैक्शन था, इतनी मेहनत की और हाथ कुछ नहीं लगा, ये एक्चुअली अच्छा आउटकम है। रे के बायर्स पहले ही दिनों से गुस्से में थे, अगर ये मैटर खुद ही सेटल हो गया तो और भी बेटर। आप हंस रहे हो, मैं तो डर के मारे मर ही गई थी, लिली गुस्से में बोलती है। आपको पता भी है क्या हाल था? वो लोग सीरियसली इनसाइडर सस्पेक्ट कर रहे थे, मैं ऑलमोस्ट एकम्प्लिश बन गई थी, अगर ऐसा हो जाता तो आप भी खत्म हो जाते। बिल्कुल नहीं। ओवन की आवाज में हल्का सा स्टील आ जाता है, फिर वो वापस काम स्माइल देता है। वो स्टोरी ज्यादा देर तक टिकती ही नहीं, रिलैक्स करो, मुझे अभी भी नहीं पता आगे क्या होगा, शायद मेरी जॉब चली जाए, लिली थक कर बोलती है। ओवन मुस्कुरा कर खड़ा होता है, यहाँ पैसा है, और जहाँ पैसा होता है वहाँ कोई ना कोई उसे लेने जरूर आता है। पहले सब यूनहाई कॉर्पोरेशन के नाम से डरते थे, इसीलिए कोई मूव नहीं कर रहा था। अब एक फियरलेस यंग लड़के ने उनकी रेपुटेशन को सीधा जमीन पर फेंक दिया है, तो अब दूसरे लोग हेजिटेट नहीं करेंगे। रे की प्रॉपर्टी लो प्राइस में बिकी और उसे हिट लगा, लेकिन जब सर्वाइवल की बात हो तो वो कुछ भी नहीं। वो यंग लड़का, चाहे उसे पता हो या नहीं, यूनहाई कॉर्पोरेशन का परमानेंट एनिमी बन चुका है, और आगे क्या होगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। कम से कम ऊपर से तो यूनहाई को मैसिव लॉस होगा, रे की प्रॉपर्टी बड़ा विन करेगी, और वो यंग लड़का प्रॉफिट में निकलेगा या नहीं, वो उसकी सोच पर डिपेंड करता है। अगर ये सब सिर्फ लक नहीं था तो इसके पीछे की कैलकुलेशन अनबिलीवेबल है, और अगर लक भी था तब भी जलती बिल्डिंग से सोना खींच लाना ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता। शार्प दिमाग, अलग सोचने का तरीका, असली टैलेंट, और तुम बस क्रॉस फायर में फंस गई। ज्यादा मत सोचो, जाके सो जाओ। लेट नाइट बिल्कुल नहीं। वापस मेरे रेंटल अपार्टमेंट में मैं वेट करता हूँ, कोई पुलिस नहीं आती। मैसेज समझ आ गया, मैं फूड ऑर्डर करता हूँ, बस जितना जरूरी हो उतना खाता हूँ, कुछ घंटे फोन स्क्रॉल करता रहता हूँ, इस दुनिया के रूल समझने की कोशिश करता हूँ, फिर जल्दी सो जाता हूँ। अगली सुबह काफी टाइम बाद मेरी आंख खुद खुलती है और मैं जेन्युइनली रिफ्रेश फील करता हूँ। मैं फ्रेश होता हूँ, नूडल्स बनाता हूँ और टीवी ऑन करता हूँ। मॉर्निंग न्यूज चल रही थी, सब कुछ काम और ऑर्डरली लग रहा था, जैसे कल कुछ नहीं हुआ। तभी डोर पर नॉक होती है, मैं टीवी बंद करता हूँ और डोर खोलता हूँ। बाहर दो लोग खड़े थे, एक यंग आदमी और एक मिडिल एज्ड आदमी। हेलो, मैं प्रेस्टन हूँ। यंग आदमी हाथ बढ़ाता है, लीन बॉडी, परफेक्टली फिटेड सूट और एक पॉलिश्ड फ्रेंडली स्माइल। हेलो, मैं भी स्माइल करता हूँ और उन्हें अंदर बुला लेता हूँ। दोनों इस छोटे से रन डाउन रेंटल रूम को देखते हैं और उसे देखकर उनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। इतना काम आदमी ऐसी जगह में रह रहा है, इसका कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है? दोनों अंदर ही अंदर अनसेटल्ड भी थे, इम्प्रेस्ड भी और थोड़े वरिड भी। ये नेगोशिएशन इजी नहीं होने वाली। बैठिए, मैं चेयर्स की तरफ इशारा करता हूँ। कुछ पियोगे? सिर्फ पानी ठीक रहेगा। प्रेस्टन बोलते बोलते रुक जाता है, शायद रियलाइज कर लेता है कि ऐसी जगह कॉफी मांगना अजीब लगेगा। केटल भी ऑन नहीं है। मैं केटल की तरफ देखता हूँ, एक सेकंड सोचता हूँ, फिर सोफा के पीछे हाथ डालकर दो बड़ी आइस टी बॉटल्स निकालता हूँ। मैं उन्हें टेबल पर रख देता हूँ। चलो टी ही सही, पार्टी पैक साइज, ज्यादा वैल्यू मिलती है। इसे तुम टी बोलते हो? नॉम चुप हो जाता है। प्रेस्टन को बिल्कुल इशू नहीं था। सच बोलूं तो स्कूल टाइम में मैं ये बहुत पीता था, सालों से नहीं पी, ये भी ठीक है। और ऑनेस्टली फीलिक्स जैसे इंटाइटल्ड रिच सेकंड जनरेशन लोगों से प्रेस्टन बिल्कुल अलग था, काफी ग्राउंडेड, काफी मैच्योर। मेरा गेस है तुम दोनों यहाँ सिर्फ टी पीने नहीं आए। प्रेस्टन रिस्पेक्टफुल लग रहा था, तो मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। हम यहाँ उस बिल्डिंग के लिए आए हैं जो अभी तुम्हारे पास है। नॉम पहले बोलता है कंट्रोल्ड वॉइस में। वो बिल्डिंग बैंक के पैसे से खरीदी गई थी, चाहे जो भी हुआ हो, टेक्निकली वो इलीगली ऑब्टेन फंड्स हैं। इन्वेस्टिगेशन में हमें सब पता चल गया। हम इस मैटर को क्वाइटली सॉल्व करना चाहते हैं। गवर्नमेंट फंड्स दोबारा ट्रांसफर हो जाएंगे, ये पूरा मैटर दबा दिया जाएगा। तुम जेल नहीं जाओगे, लेकिन बिल्डिंग हमें मिलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट? मैं हल्की सी हंसी छोड़ता हूँ। ऐसा करते हैं, मैं ही सब ठीक कर देता हूँ, बिल्डिंग मेरे पास रहेगी, मैं तुम्हें 80 मिलियन भेज दूंगा, क्लीन स्लेट। फेयर डील नहीं है क्या? नॉम चुप हो जाता है।
है। ठीक है नॉम, टेस्टिंग बंद करो। प्रेस्टन अपना टेम्पल रब करता है थोड़ा टायर्ड एक्सप्रेशन के साथ। ईथन बेवकूफ नहीं है, वो बिल्डिंग 1 साल में 150 मिलियन की हो जाएगी और अगर ये मैटर और आगे गया तो सिर्फ ईथन नहीं डूबेगा। मैं मेनली विक्टर और तुम्हें क्लीन निकलने में हेल्प करने आया हूँ। प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सब अब एक ही बोट में हैं। जब सब एक ही मिस्टेक को फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो सब कुछ टेबल पर रख देते हैं। वो मेरी तरफ मुड़ता है। इसमें योंग हाई कॉर्पोरेशन इन्वॉल्व है, सिर्फ योंग चेन ब्रांच और विक्टर इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। अगर तुम बिल्डिंग छोड़ने से मना करते हो तो सब जल जाएगा। योंग चेन ब्रांच डाउन हो जाएगी, विक्टर अपनी पोजीशन खो देगा, तुम जेल जाओगे, रे को नया लोन नहीं मिलेगा, बिल्डिंग अबैंडन ही रहेगी और एंड में योंग हाई ही जीतेगा। मेरे ग्रैंडफादर प्रेशर हैंडल कर सकते हैं लेकिन विक्टर और नॉम को बचाने में भी हमें कॉस्ट देनी पड़ी है। तो बोलो तुम्हारी टर्म्स क्या है? जब तक रीजनेबल है मैं अप्रूव करवा सकता हूँ। अब बात बनी। मैं स्माइल करता हूँ, नॉम की तरफ देखता हूँ और बोलता हूँ ऑनेस्टली मुझे बिल्डिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन डेट उसमें मुझे काफी इंटरेस्ट है। ये मेरी ऑफर है, मुझे 80 मिलियन लोन दे दो, बिल्डिंग तुम्हारी। अगले साल इसी टाइम जब वो 150 मिलियन में बिकेगी मैं पूरे 80 मिलियन इंटरेस्ट के साथ वापस कर दूंगा। बेसिकली नो कंडीशंस। तुम सीधा प्योर प्रॉफिट के साथ बाहर निकल जाओगे? इम्पॉसिबल। प्रेस्टन सर हिलाता है। ऐसा नहीं कि मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन सच ये है कि तुम्हारे पास जीरो बिजनेस एक्सपीरियंस है। अगर मैं तुम्हें 80 मिलियन लोन दूं, मुझे डाउट है कि 80,000 भी वापस मिलेगा या नहीं। चलो मेरी टर्म सुनो, 10 मिलियन। मैं तुम्हें 10 मिलियन लेता हूँ, तुम बिल्डिंग ट्रांसफर कर दो, उसके बाद जो भी होगा उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। सीधा 10 मिलियन का प्योर प्रॉफिट। कैसा लगता है? एक लकी ब्रेक। जलती बिल्डिंग से सोना खींच लेना, हवा में से 10 मिलियन लेकर निकल जाना, ये खुद में मैसिव विन है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, ऑनेस्टली पैसा सेकेंडरी होता, सिर्फ स्टोरी ही काफी थी। मैं आधी जिंदगी इसकी फ्लेक्स करता। 10 मिलियन मैं सोचता हूँ काफी बड़ा अमाउंट है, लेकिन ये अर्नड इनकम है, डेट नहीं। इससे पॉइंट्स जनरेट नहीं होंगे और बिना पॉइंट्स के टेक रिडेम्पशन नहीं मिलेगा। और रिडीम टेक के बिना 10 मिलियन की एक्चुअल वैल्यू ही क्या है? सिर्फ रॉ मनी लेकर बिजनेस स्टार्ट करना, वो तो जेन्युइनली स्टुपिडिटी होती। मैं प्रॉब्ली एक पैसा उड़ा देता। मैं खुद को अच्छी तरह जानता हूँ। मैं रिच तब बनता हूँ जब डिमेंशनल बीट डाउन टाइप एडवांटेज मिले। फेयर फाइट में ग्राइंड करके गारंटीड लॉस। बिजनेस वर्ल्ड में माइंड गेम्स खेलना, मैं अभी उस लेवल का नहीं हूँ। लोगों को स्कैम करना, गिल्टी कॉन्शियस और खराब फ्यूचर। जब सामने एक बेटर पाथ पड़ा हो तो हाथ क्यों गंदे करूं? सिचुएशन डेडलॉक में पहुंच गई, किसी को दूसरे की ऑफर पसंद नहीं आ रही थी। तभी नॉर्म अचानक बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैं और प्रेस्टन दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तुम बिल्डिंग ले लो। वो प्रेस्टन की तरफ पॉइंट करता है, फिर मेरी तरफ पॉइंट करता है, और तुम 10 मिलियन ले लो। हम दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉर्म जल्दी से एक्सप्लेन करता है और असली पॉइंट ये है, ईथन तुम कोई एसेट एक्वायर करो, आइडियली ऐसी चीज जो इंप्रेसिव लगे लेकिन जिसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना मुश्किल हो। फिर उस एसेट को कोलैटरल बनाकर हमारे बैंक से लोन ले लो। मेरा आईब्रो ऊपर उठता है। ऊपर से प्लान रीजनेबल लग रहा था, लेकिन एग्जीक्यूट करना बिल्कुल सिंपल नहीं था। मुझे पता है। नॉर्म सर हिलाता है। पर्सनली मैं ऐसा लोन कभी अप्रूव नहीं करता, लेकिन विक्टर मेरे ऊपर है और विक्टर के ऊपर प्रेस्टन के ग्रैंडफादर, उनके बैकिंग से ये हो सकता है। बस ज्यादा ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, फिर कोई फॉल्ट निकाल नहीं पाएगा। लेकिन एक क्रिटिकल पॉइंट है। प्रेस्टन मेरी तरफ देखकर बोलता है, उसकी टोन क्लियर वार्निंग जैसी थी। जिस मोमेंट तुम ये करोगे तुम सच में 80 मिलियन के डेट में होगे। इस टाइप की डील पर इंटरेस्ट बहुत हाई होता है। अगर तुम जेन्युइनली लार्ज स्केल रिटर्न्स जनरेट कर सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नॉर्मल बिजनेस चलाने का प्लान कर रहे हो तो ध्यान से सोचना। हो सकता है तुम्हारा प्रॉफिट इंटरेस्ट तक कवर ना करे। इसको मैसअप मत करना, वरना सच में जेल चले जाओगे। मैं कॉन्फिडेंट हूँ। मैं सर हिलाता हूँ। एक और बात, नॉर्म फिर बोलता है, लोन अमाउंट बहुत बड़ा है और तुम्हारी सिचुएशन भी यूनिक है, इसलिए मुझे कुछ गारंटीज चाहिए। जो भी बिजनेस तुम करोगे उसके बुक्स हैंडल करने वाला आदमी हमारा होगा और तुम्हारी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए बैंक तुम्हें 2 बॉडीगार्ड्स असाइन करेगा। उनकी सैलरी हम देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, अगर तुम्हारे बिजनेस में मेजर लॉस हुआ तो हम कभी भी इमीडिएट फुल रीपेमेंट डिमांड कर सकते हैं। मैं नॉर्म को नए रिस्पेक्ट के साथ देखता हूँ। बुक कीपर उसका आदमी होगा, मतलब मैं पैसे रेकलेस वे में स्पेंड नहीं कर पाऊंगा। हर डॉलर जस्टिफाई करना पड़ेगा। बॉडीगार्ड्स भी उसके ही लोग होंगे, ऑफिशियली प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन असल में नजर रखने के लिए भी। सच में ये इंश्योर करने के लिए कि मैं भाग ना जाऊं? नॉर्म थकी हुई स्माइल के साथ बोलता है, ऐसी शक्ल मत बनाओ। अगर एंड में हमें कुछ नहीं मिला या तुम गायब हो गए तो मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मैं रेडी हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ। ये सब मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है मंथ एंड पॉइंट्स कैलकुलेशन, टेक रिडीम करना, फिर डिमेंशनल बीट डाउन स्टार्ट होगा। कंगाल हो जाना इम्पॉसिबल। तुम्हें पता भी है टेक लेवल डिमेंशनल बीट डाउन कैसा होता है? तुम 2 खेलते हो, मैं रॉकेट हैंड फेंकता हूँ। तुम 3 रॉकेट हैंड खेलते हो, तुम कुछ भी खेलो रॉकेट हैंड। मेरे हाथ का हर कार्ड रॉकेट हैंड है। मैं हार सकता हूँ क्या? चलो साइन करते हैं। नॉर्म देख लेता है कि मैं मान गया हूँ, अब और वर्ड्स की जरूरत नहीं थी। वो प्रिपेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट निकालता है, फिर एक ब्लैंक पेपर भी बाहर निकालता है। टेंशन मत लो कि मैं बाद में मुकर जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए पर्सनल प्लेज लिख रहा हूँ। अगर मैंने तोड़ दिया तो मैं तुम्हारे साथ जेल जाऊंगा। वो जल्दी जल्दी लिखता है, थंबप्रिंट लगाता है, साइन करता है और मुझे दे देता है। ध्यान से सुनो, हमारे अलावा किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये एग्जिस्ट करता है। पढ़ो, अगर सेटिस्फाई हो तो मैं सील कर देता हूँ। लोन पूरा सेटल होते ही तुम्हें इसे बिल्कुल सेम कंडीशन में मुझे वापस देना होगा, तब तक इसे खोलना मत। मेरे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं कि तुम कॉपी बनाओगे या नहीं। नॉर्म बिल्कुल सीरियस था। मैं पेपर लेता हूँ, ध्यान से पढ़ता हूँ और सिर हिलाता हूँ। मेरे लिए ठीक है, सील कर दो। नॉर्म सिर हिलाता है, एक स्पेशल एनवेलप निकालता है, प्लेज उसमें फोल्ड करता है और सील कर देता है। मुझे लगता है उसमें कोई स्पेशल एडहेसिव यूज हुआ था। काफी शार्प केमिकल स्मेल आ रही थी। नॉर्मली इसे खोले बिना मार्क्स छोड़े पेपर निकालना इम्पॉसिबल था। ठीक है, साइन करो। कॉन्ट्रैक्ट मेरी तरफ स्लाइड होता है। मैं जल्दी से साइन करता हूँ। फिर प्रेस्टन और मैं एक दूसरे की कॉपीज पर थंबप्रिंट्स लगाते हैं। प्लेजर डूइंग बिजनेस। प्रेस्टन रिलीफ की सांस लेता है और वही स्पॉट पर मुझे $10 मिलियन ट्रांसफर कर देता है। प्लेजर डूइंग बिजनेस। मैं उन्हें बाहर तक छोड़ने जाता हूँ और तब तक देखता रहता हूँ जब तक वो चले नहीं जाते। यूनहाई कॉर्पोरेशन। मैं हल्का सा फ्राउन करता हूँ। जो कुछ मैंने अभी किया है उसने मुझे परमानेंटली यूनहाई कॉर्पोरेशन का एनिमी बना दिया है। अब वापस मुड़ने
का ऑप्शन नहीं। ओरिजिनल सोल पहले यूनहाई में एम्प्लॉय था, वो कंपनी को अच्छी तरह जानता था। यूनहाई कोई छोटी कंपनी नहीं थी, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में फैली हुई मल्टी बिलियन डॉलर कॉन्ग्लोमरेट, कंट्री की टॉप 500 प्राइवेट एंटरप्राइजेस में रैंक्ड। उनका कोर बिजनेस बेवरेजेस था, बॉटल्ड वाटर और फ्रूट सोडा के साथ हेल्थ सप्लीमेंट्स, कैंड फूड्स, स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग मील्स और बहुत कुछ। ओरिजिनल सोल वहाँ फूड टेक्नोलॉजी रिसर्चर था, कन्वीनियंट स्नैक फूड डेवलपमेंट में स्पेशलाइज करता था। जब ओरिजिनल सोल ने ज्वाइन किया था तब यूनाइट डेयरी और फाइनेंशियल मार्केट्स में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा था। रिजल्ट टोटल डिजास्टर, कंपनी की मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट आधी हो गई थी। अब जाके वो रिकवर हुए थे। रियल एस्टेट में पुश क्लियरली चीफ फैमिली फैक्शन चला रहा था। रिसेंट ईयर्स में हाउसिंग प्राइसेस इतनी फास्ट बढ़ी थी कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया था और हर डायरेक्शन से मार्केट कूल करने के लिए प्रेशर डाल रही थी। रियल एस्टेट इस वक्त ऑलमोस्ट डाइंग इंडस्ट्री बन चुकी है। ऐसे टाइम पर एंट्री लेना या तो वो लोग पागल हैं या फिर लास्ट वेव का पैसा निकालने आए हैं। रे की प्रॉपर्टी के साथ जो हुआ और यूनहाई के अंदर जो इंटरनल पावर स्ट्रगल चल रहा है उसके बारे में सोचकर मुझे काफी श्योर फील होता है कि सेकंड वाला रीजन ही सच है। लेकिन अब जब मैंने उन्हें लाइफ भर के लिए एनिमी बना लिया है तो मैं चुप बैठकर ट्रबल का वेट नहीं कर सकता। वेट करना मेरी स्टाइल नहीं है, मैं पहला मूव लेता हूँ। मेरी नजर सिस्टम के सबसे चीप आइटम्स पर जाती है। वाटर क्वालिटी एनहांसमेंट टेक 5000 पॉइंट्स रिव्यू। ऑनेस्टली जेनेटिक एनहांसमेंट सीरम ही ले लो। फूड एंड बेवरेज फॉर्मूला ऑप्टिमाइजेशन टेक 5000 पॉइंट्स रिव्यू। बस यही वाला, यही असली चीज है। बैठो, लाइफ एंजॉय करो। अगर मैं ये दोनों टेक रिडीम कर लूं तो यूनहाई कॉर्पोरेशन को डिस्ट्रॉय करना बच्चों का गेम होगा। लेकिन नहीं, असली टारगेट है एक वर्ल्ड क्लास बेवरेज ब्रांड बनाना। यूनहाई तो बस कोलैटरल डैमेज होगा, रास्ते में क्रश हो जाएगा। यही मूव है। मेरे चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। मैं फोन चेक करता हूँ, बैलेंस में 10 मिलियन पड़ा था। मैं कॉन्टैक्ट स्क्रॉल करता हूँ और एक पुराने क्लासमेट को मैसेज करता हूँ, सुना है तुम्हारा होम टाउन लॉन्जेविटी विलेज के नाम से फेमस है। ग्रेट वाटर, हेल्दी एनवायरनमेंट और पास में नेचुरल रिजर्वायर भी है। मेरी जॉब चली गई, सोच रहा हूँ कुछ स्टार्ट करूँ, आकर देख सकता हूँ क्या? श्योर, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, जब टाइम मिले आ जाना, मैं घुमा दूंगा। परफेक्ट, डन। मैं अभी टिकट बुक करता हूँ, निकल रहा हूँ। नून तक मिलते हैं। 1 घंटे बाद मैं बिना टेंशन के डोर खोलता हूँ और देखता हूँ बाहर 4 लोग खड़े हैं। उनमें से एक का हाथ नॉक करने के लिए ऑलरेडी उठा हुआ था। हम दोनों 1 सेकंड के लिए चौंक जाते हैं। मैं 2 मस्कुलर आदमियों को देखकर इंस्टिंक्टिवली पीछे हट जाता हूँ। फिर पीछे नॉम को नोटिस करता हूँ। डायरेक्टर नॉम, क्या हुआ? मैं सांस छोड़ता हूँ। नॉम भी थोड़ा जंप करता है। कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नजर मेरे बैकपैक पर पड़ती है। उसकी आंखें सिकुड़ जाती हैं। कहाँ जा रहे हो? उसके सस्पिशियस होने का रीजन भी वैलिड था। इस पूरे मैटर में यूनहाई कॉर्पोरेशन के बाद सबसे बड़ा लूजर वही था। वो प्रेस्टन को इंप्रेस करना चाहता था, इसलिए फॉलो अप हैंडल करने के लिए खुद वॉलंटियर बन गया था। उसने तो मुझे वो पर्सनल प्लेज भी दे दिया था। उस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ प्रेस्टन के सामने अच्छा दिखना था, लेकिन घर जाते वक्त जितना ज्यादा उसने सोचा उतना ही डर बढ़ता गया। उसने लिटरली ऐसा एविडेंस दे दिया था जो उसे लाइफ भर के लिए दबा सकता था। क्या वो था? पैनिक में उसने जल्दी फेवर्स यूज किए, 2 एक्स मिलिट्री स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड्स अरेंज किए, पर्सनली एक सूटेबल अकाउंटेंट सेलेक्ट किया और सीधा यहाँ आ गया। और अब उसने मुझे ऐसे पकड़ा जैसे मैं भागने वाला हूँ। तुम्हें वो 80 मिलियन नहीं चाहिए क्या? नॉम की आवाज हल्की सी कांप रही थी। ऑफ कोर्स चाहिए। मैं कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखता हूँ, फिर मुझे समझ आता है, ओह तो ये बॉडीगार्ड्स और अकाउंटेंट हैं जो तुमने अरेंज किए। मैं सर हिलाता हूँ। तुमने सच में टाइम वेस्ट नहीं किया, पैसा अभी अकाउंट में आया भी नहीं और तुम ऑलरेडी मुझे बेबी सिट करने आ गए। जो पैसा अभी मेरी पॉकेट में है वो मेरा है, उसको मैनेज करने की जरूरत नहीं। नॉम क्वाइटली रिलीफ की सांस लेता है। वैसे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो रिकवर हुई स्माइल के साथ बोलता है, जैसे ही डिसाइड कर लो क्या करना है, अपना असेट रेडी रखो, कभी भी एप्लीकेशन सबमिट कर देना। इन सब की फिक्स सैलरी है, जल्दी आए या लेट पैसा सेम ही लगता है, और ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए तो है। हाँ बिल्कुल, तुम लोग मुझे नहीं उस प्लेज को प्रोटेक्ट करने आए हो। मैं सांस छोड़ता हूँ। मैंने एक पुराने क्लासमेट के साथ प्लान बनाया है, उसके होम टाउन के पास एक प्रोजेक्ट देखने जा रहा हूँ। अगर सही लगा तो जल्दी लॉक कर दूंगा। मैं कहीं भाग नहीं रहा, टेंशन मत लो। मैं तुमसे ज्यादा एंग्शियस हूँ। इन्हें साथ ले जाओ, सेफ भी रहेगा, कन्वीनियंट भी। कोई चीज संभालने वाला होगा और हैवी लिफ्टिंग या डर्टी वर्क हो तो इसे दे देना। वो चौथे पर्सन की तरफ इशारा करता है जो उसके पास खड़ी थी, एक यंग लड़की। मैं ऊपर देखता हूँ, थोड़ा राउंड यूथफुल फेस, बिजनेस अटायर में ड्रेस्ड, फ्रेश और ब्राइट वाइब, सच में ब्यूटीफुल। वो टाइप का फेस जो जितना ज्यादा देखो उतना अट्रैक्टिव लगता है। प्रॉपर स्टनर, हैवी लिफ्टिंग और डर्टी वर्क। नॉर्म सच में अभी मुझसे बदला ले रहे हो क्या? मैं बैफल्ड होकर बोलता हूँ। लड़की भी सिर उठाती है, बड़ी आंखें, क्यूरियोसिटी और बेयरली हिडन गुस्से का मिक्स। हेलो, मैं लिली हूँ। आज से मैं आपकी सेक्रेटरी, असिस्टेंट फाइनेंशियल मैनेजर और पर्सनल हैंडलर हूँ। डायरेक्टर का ऑर्डर है, एक ही रूल, कभी आपकी साइड नहीं छोड़नी। होप दैट्स एक्सेप्टेबल। वो सॉफ्ट वॉइस फिर से। लिली अंदर ही अंदर गुस्से में जल रही थी। क्लियरली वो चाहती थी कि मैं उसे रिजेक्ट कर दूं। उसे ये जॉब बिल्कुल नहीं चाहिए थी, लेकिन गलती भी उसी से हुई थी और नॉर्म ने वही स्पॉट पर उसका नाम दे दिया। मना करने का चांस भी नहीं मिला। क्विट करना ऑप्शन ही नहीं, अपनी मिस्टेक से भागना। उसके डैड शायद मैटर स्मूथ कर देते, लेकिन अगर वो क्विट करके भाग गई और बात बाहर निकल गई तो लाइफ भर के लिए खत्म। फैमिली, फ्रेंड्स, क्लोज गर्लफ्रेंड्स को फेस कैसे करती? सालों तक लोग हंसते रहते। याद है वो लड़की जो बैंक में काम करती थी, 80 मिलियन गलत भेज दिए और फिर भाग गई? सिर्फ इमेजिन करके ही उसकी स्किन क्रॉल करने लगती है। डीप ब्रेथ। लिली मुझे ब्लिंक करते हुए देखती रहती है और रियलाइज करती है कि उसे सच में थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है। उसने सिर्फ एक ट्रांसफर मिस्टेक की थी, लेकिन इस आदमी ने उस गलती को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया। इतना इंप्रेसिव कि उसके हार्ड टू इंप्रेस फादर ने भी उसे टैलेंट बोला। इतनी यंग एज में क्या इसका दिमाग सच में इतना शार्प है? और इतना नर्व आता कहां से है? क्या सच में दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटीज में सीधा हेड फर्स्ट जंप कर देते हैं? ना हेजिटेशन, ना सेकंड गेसिंग, ना रुकते हैं, ना ओवरथिंक करते हैं। जब एक गलत स्टेप सब कुछ
खत्म कर सकता है, तब भी ये इतना डिसाइसिव कैसे है? जब वो अभी भी ये सब सोच रही होती है तब उससे मेरी आवाज फेमिलियर लगती है। एकदम से क्लिक होता है, तुम ही हो ना जिसे गलत ट्रांसफर गया था। लिली का एक्सप्रेशन तुरंत टूट